एक बार जोरदार तालियां बजा दो ताकि इसलिए किया जाता है कि एनर्जेटिक वैल्यू बढ़ जाती है। आदमी जो कोई सोया है या कहीं घर गया है तो वो रिटर्न आ जाता है। मैं गणेश किसान हूँ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जो केला बेल्ट है सावदा भुसावल, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। लेकिन पिछले 4 साल से बलराम भैया के साथ किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पर हम लोग काम कर रहे हैं। गन्ना, पपीता, केला और बांस, इन चीज़ों के ऊपर हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। उसमें से केले को मेन पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो केला हर जगह पे, हर क्षेत्र में अलग अलग क्लाइमेट जोन, अलग अलग वाटर लेवल, अलग अलग मिट्टी की परत, उस हिसाब से हम लोग पूरे भारत की भ्रमंती कर रहे हैं और हर जगह का एटमॉस्फेयर देखकर वहाँ पे केले की फसल को कैसे किया जाए या उन समस्याओं को हम उसका निराकरण कैसे करें, इसके ऊपर निरंतरता से हम लोग काम कर रहे हैं। खास करके पिछले 3 साल से बलराम भैया यहाँ पे आ रहे थे। किसान पाठशाला कई सारी हुई। हाँ, तो शायद किसान पाठशाला का मेन उद्देश्य तो आप लोग जानते हो कि किसान खर्च आधा करके उत्पादन कैसे हम लोग ज़्यादा है, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग हमारी मिट्टी को, हमारी भू को कैसे बचाए, इसके ऊपर हम लोग कुछ छोटा सा सेशन लेकर आए हैं जो मिट्टी के विकास के लिए काम करेगा, भू सुधारक जैसे काम करेगा। तीसरी बात, हम लोग खुद अपने आप में वो चीज़ें जी लिए हैं, पी लिए हैं जो हमारे किसान के लिए केले में चाहिए, वो चीज़ें हमने ओपन मंच पे रख दी है। तो हमारा खुद का रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर कंपनी है जहाँ पे हम लोग पौधा बनाकर आप लोगों के बीच में यहाँ पे दे रहे हैं। काफ़ी किसान ने लगा दिया और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। आपकी जो नई नई समस्याएँ हैं, वो नई नई समस्याओं का अगर मैं सवाल आप अगर करो तो उसका जवाब मैं अच्छे से दे पाऊँ, इसलिए मेरे पास सवाल होने चाहिए ताकि मैं उसका जवाब आपको अच्छे से दे पाऊँ। केला लगाने की विधि, नाली वाली, ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन आपके सवाल क्या है? आप पिछले 2 साल से किसान पाठशाला को सीख रहे हो, समझ रहे हो। बलराम भैया के शायद 2 सेशन यहाँ पे हो गए हैं। उसके बाद में भी आपके पास कई तरह के क्वेश्चन हैं जो मैं फील्ड में जाकर देखा हूँ। तो वो क्वेश्चन आप अगर मुझे पूछो तो मैं मेरे तरफ से 100 प्रयास करूँगा कि उसका आंसर देने का। ठीक है, आपके क्वेश्चन क्या क्या है थोड़ा सा आप अगर मुझे बताओ तो उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे नोट कर लें। पहला प्रश्न ये है कि हमारा एरिया हाईली रेनफॉल से अफेक्टेड है, माने बहुत अधिक बारिश होती है, बारिश का पानी लग जाता है और इस स्थिति में हम केले को कैसे इकट्ठा करें और कैसे बचाएं केले को। आपका है हेवी बारिश। हाँ, केला कैसे बचाए? केला कैसे बचाए? इस कंडीशन में 2 स्टेज में केला होता है बरसात में। एक तो हम शोइंग करते हैं वो वाला जो प्लांट हम लगाते हैं नया प्लांट, और एक होता है कि हमारा बन जा रहा होता है, फ्लावरिंग हो गई रहती है और उसके बाद की स्थिति। दो कंडीशन होती है क्योंकि केला तो 13-14 महीने में कटता है, हार्वेस्ट होता है। तो दोनों स्थिति है कि अगर हमारा प्लांट हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उस स्थिति में अगर बारिश होती है, वाटर लॉसिंग होती है या बाढ़ आ जाती है, तो उस स्थिति में हम अपने पौधे को कैसे सुरक्षित करें पानी निकलने के बाद। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारा बंच आ गया है, प्री मैच्योर है, मैच्योरिटी दूर है और बारिश का पानी लग गया खेत में, तो उस स्थिति में हम अपने केले को कैसे बंच को कैसे बचाना है, बंच की केयर कैसे करनी है। हाँ, ये तो बंच की केयर कैसे करनी है। नहीं, बारिश के कारण मतलब बाढ़ आ गई, पानी लग गया खेत में, नीचे जड़ के पास पानी लग गया 1.5 फीट 1 फीट, उस स्थिति में हम कैसे उसको हार्वेस्ट करें, मैंने बंच को कैसे प्रोटेक्ट करें, सुरक्षित करें, पहला चीज। दूसरी चीज ये कि जैसे लास्ट ईयर हम लोगों के साथ हुआ था कि हम लोग केले को लगाए और उसके साथ ही 4-5 दिन में खेत में पानी लग गया, डूब गया पौधा। उसके बाद भी निकल के आपने देखा फील्ड में कि पौधे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो ग्रो हो और आगे बढ़े। तो उस स्थिति में हम और कैसे कुछ और ऐसा कुछ मैंने ऐसा सुरक्षा उपकरण है जिनके द्वारा कि हम उनको और अधिक सुरक्षित करके और आगे विकास ले पाते, जो कि हम लोग से छूट गया, नहीं कर पाए हैं।
ये दोनों चीज़ें हैं, पहले ये इनके करा जाए। हाँ ठीक है इनका। और इसके बाद ये है कि जैसे हम लोग जैसे ये हमेशा पानी में जो है की समस्या आती है, तो उत्पादन को कैसे थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ाया जाए, मतलब टाइमिंग के हिसाब मैंने हार्वेस्टिंग का टाइम हम चेंज कैसे जैसे मान लीजिए कि अगर ये समस्या आ रही है, बहुत लोगों को पानी लग जाता है, तो क्या जो है उसको हम मई जून में नहीं हार्वेस्टिंग ले सकते हैं? इसकी संभावनाएं बताइए। प्लांटेशन टाइम देखो, इसमें मेन जो चीज़ें हैं जो भैया ने क्वेश्चन पूछा है, ये सबसे मेन क्वेश्चन है। जैसे हम लोग कोई भी फसल लगाते हैं और फसल लगाने के बाद में अगर उस खेत में पानी भरा है तो उस कंडीशन में पौधा जर्मिनेशन की स्पीड वो पकड़ना ही है, क्योंकि राइजोस्टेम स्ट्रक्चर उतना डेवलपमेंट नहीं करता है, अपनी जड़ों का विकास नहीं करता है। और कोई भी फसल आप अगर लगाओगे तो हर फसल का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि वो जड़ें दे। आप कुछ भी लगाओ, गेहूँ लगाओ, चना लगाओ, केला लगाओ, वो फर्स्ट प्रायोरिटी देता है जड़ों को। अगर जड़ें आई और जड़ों के पास वापसा कंडीशन अगर कंडीशन है तो वो अपने पत्तों को फिर बाहर निकालता है। केले का पौधा आपके पास आया है, वो पत्ता लेकर ही आया है, तो वो पत्ता लेकर आया है, फिर भी वो अपने जड़ों का ही विकास करता है। जब हम अपनी फसल को बोते हैं तो वो जड़ों का ही विकास करता है। तो सबसे मेन आपके पास रीज़न है कि आपका पानी में बुड़ने वाला क्षेत्र है, बराबर। अभी मैं पिछली बार मिर्जापुर में थे ना अपन, विकास जी है क्या, वो क्या नाम है उनका, मनोज जी। अगर हमें ये पता लगे कि हमारे इस क्षेत्र में कब ज़्यादा बारिश होने वाली है, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हर किसी को पता नहीं क्योंकि अपन किसान लोग हैं, तो अभी तक ये चीज़ें हमने नहीं जानी है कि अपने क्षेत्र में कब कब बारिश होने वाली है। अभी मुझे पता है कि हमारे तरफ बारिश कब कब आने वाली है, ये भी एक टेंटेटिवली अगर आइडियाज़ अपने पास में है तो उस हिसाब से हम लोग केला लगाएं। उसमें एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो हैवी रेनफॉल होती है, जिसमें कि पानी लग जाता है खेत में, वो सितंबर 4th वीक से अक्टूबर के 1st वीक के बीच में होता है। बाकी जो भी सेशन होता है बारिश का, उसमें बारिश में खेत में पानी अगर लगता भी है तो जैसे सिंचाई हम करते हैं, इरिगेशन करते हैं, वैसा लगता है इसमें डंपिंग हो जाता है, भर जाता है। जब वाटर लेवल हमारा ऊपर आ जाता है, इसकी कैपेसिटी पानी की सब करने वाली समाप्त हो जाती है बारिश होते होते सितंबर एंड में, तो उस समय जो बारिश होती है और वो साइक्लोनल बारिश होती है तो वो लंबा अफेक्ट करती है और वो लगभग 1 महीने का पीरियड हो जाता है वाटर लॉस में। तो पानी रुका हुआ रहता है, पानी कम से कम कितने दिन रुकता है? देखिए नॉर्मली तो अलग अलग खेत हैं, लेकिन 15 दिन से कम तो किसी खेत में नहीं। 15 दिन 15 दिन दो से हफ्ता। इसमें करना क्या पड़ेगा, जैसे देखो पानी अगर वो अपने खेत में आ रहा है तो पहले तो ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि हमारे खेत का पानी कौन सी दिशा में जा रहा है। उस दिशा में अगर खेत का पानी ऐसा मेरे तरफ आ रहा है तो लास्ट में एक गड्ढा खोदना पड़ेगा आपको, बराबर, ताकि पूरे खेत का पानी वहाँ पे आकर हम लोग उसको बाहर निकाल सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ से पानी बह के नाली नाले में चला जाता है। कितना भी हेवी रेनफॉल हो, 2 से 3 दिन मतलब 24 से 36 घंटे में पानी निकल जाता है, कहीं ना कहीं प्रकृति का नियम है। ऐसे 15 दिन पूरा ऐसे भर के रहा कि बिहार में रहता है, जब हेवी रेनफॉल होता है नदियों में पानी बहता है तो वो रुक जाता है। लेकिन हमारे खेत से अगर 15 दिन की जगह पे हम लोग अगर 8 दिन पे वो लेके आए तो फिर पौधे के जड़ों के पास वापसा कंडीशन हम लोग जल्दी कर पाएंगे। क्योंकि आपके पास थोड़ी बहुत ब्लैक सॉइल मैंने देखी, थोड़ी बहुत मतलब एकदम हेवी ब्लैक भी नहीं है और ब्लैक भी नहीं बोलेंगे, मीडियम ब्लैक सॉइल है अपने पास। तो ये केले के लिए और अच्छे कॉटन के लिए भी आपके पास कॉटन भी आप अच्छे से यहाँ पे ले सकते हो, हर फसल आप अच्छे से ले सकते हो। अगर आपने लैंड प्रिपरेशन, ब्रेड प्रिपरेशन, हर फसल के हिसाब से हमने अगर लैंड प्रिपरेशन कर ली तो आप अच्छे से अच्छी फसल अपने खेत में ले सकते हो। ये मैंने समझा है यहाँ का मट्टी का स्ट्रक्चर देखकर। तो हर किसान के खेत में जहाँ पे पानी रुकता है हमें ये समझना पड़ेगा कि पानी का बहाव कौन सी दिशा में। जैसे आपके खेत में आपने एक गड्ढा कर लिया तो पानी तो नीचे निकल के आ गया, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं करना है कि बाद में हमें वो दिक्कत दे। वो भरने के लिए हमें गड्ढा इतना करना है कि हमारे खेत के कम से कम 5 फीट नीचे वो हो जाए और वहाँ पे पूरा वाटर लॉगिंग आके वहाँ से हम लोग वो पानी को बाहर निकाल सके। खेत में पूरा पानी भरा रहेगा तो वो धीरे धीरे लीच होगा और आपकी ज़मीन में नीचे ही पानी है,
15, 20, 25 फुट पे पानी है तो वो वाटर लेवल बढ़ जाएगी। बरसात में वो 5 फीट पे आ जाता है। हाँ, तो वो वाटर लेवल बढ़ जाएगी तो शायद वाटर भी नीचे नहीं जा पाएगा, वो हवा में या सनलाइट आएगी तो ही बाहर निकल पाएगा। यही होता है ना, तो उसको एक जगह पे गड्ढा कर लेना है पेड़ पे और उसको पानी को बाहर नाले में निकाल देना है, ये मेन तत्व है। दूसरी बात, हमें रेनफॉल जो आपने बोला उसके समय के हिसाब से केला लगाना है। शायद रेनफॉल आ रहा है और तुरंत उसी समय अगर हम लोग पौधे की रोपाई कर रहे हैं तो पौधे का राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है और वो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते से ही उसके पास पानी अगर आ गया तो पौधा रुक जाएगा, शायद कई सारे पौधे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सेंटर पोंगा नीचे जाता है, सड़ गल के खत्म हो जाएगा। या तो उस पानी आने से 1 महीना पहले प्लांट लगा दो ताकि वो सशक्त हो जाए, अपनी रूट बॉल वहाँ पे नीचे खड़ी कर दे और 3 से 5 पत्ते ऊपर लेकर आए तो उस पानी में वो रुके रहने के लिए अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर देगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। पता चला आज मैंने पौधा लगाया और 10वें दिन मेरे खेत में पानी भर गया और जिसने 1 महीने पहले लगाया था दोनों की ग्रोथ देख लेना आपने, है किसके खेत में ऐसा? मेरे जी होगा ना, जिसका 1 महीने पहले लगा हुआ था और 1 महीने के बाद बारिश आई, पूरा भर भी गया होगा पानी, तो उतने को वो जो छोटा लगाया था इसको ज्यादा इफेक्ट हुआ होगा, उसको नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जड़ें उस मट्टी में फोड़ दी थी, अपना राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लिया था और न्यूट्रिशन वैल्यू अपने बॉडी में ले ली थी, अपने आप वो खड़ा हो गया, वो सिचुएशन बनी, वो सिचुएशन 15 दिन की रही, तब तक उसने अपने बॉडी में जो स्टोरेज बना के रखा था वो यूज किया, यूटिलाइज किया। जब सिचुएशन खत्म हुई उसके बाद में फिर से अपना स्टार्टअप ले लिया। वो छोटे पौधे ने वो काम नहीं किया, वो छोटा पौधा तो अभी जमीन में रूट ही देख रहा था, उतने समय उसके पास पानी आ गया उसने रूट दिया नहीं, जब तक 15 दिन के बाद सूख गया उसके बाद दिया तब फंगस आ गई। अभी फंगस आई तो मित्र बैक्टीरिया और शत्रु बैक्टीरिया दोनों तरह के होते हैं। अगर शत्रु बैक्टीरिया उसके साथ में ज्यादा आए तो उसको फाइटिंग में उसको फेल कर दिया। फाइटिंग में फेल किया मतलब सेंटर होगा, इरविनिया रॉड की समस्या, सीएमवी की समस्या, अल्लियों की समस्या आती है ना, ये 3-4 चीजें ही दिखाई देती है। देखना आपने, नया पत्ता जब आएगा 2-3 अल्लियां आ जाती है, क्रिप्स माइट्स आ जाती है, फंगस आ जाती है, कई सारे पौधों में ऊपर का पत्ता नीचे चला जाता है। ये क्यों आता है? अगर उस पौधे में सशक्त कार्य प्रणाली की रेसिपी नहीं बनी हुई है तो ये पौधे के ऊपर डिसीज दिखना शुरू हो जाता है। हर पौधे के ऊपर अल्ली दिखती है क्या? इल्ली नहीं दिखती है। वो कई ऐसी 2-4 पौधों के ऊपर दिखेगी जो अशक्त है, जो सशक्त है उसके ऊपर बाद में अटैक करेगी, जब वो सशक्त बन जाएगी अल्ली, क्योंकि उसको भी तो उस काम के लिए अपना बूस्ट एनर्जेटिक पावर बनाना पड़ेगा, तब वो उस कंडीशन, उस जो उन्होंने जो पौधे के ऊपर जो क्लोरोफिल बना है वो अलग अलग होता है। आपने पीला वाला भी देखा होगा और हरा वाला भी देखा होगा। जो नया पत्ता आता है उसके ऊपर पीला कलर होता है, जो पुराना पत्ता है उसमें डार्क होता है। जितना डार्क रहेगा उतना वो अच्छा रहेगा, उसको रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें सबसे ज्यादा है। इसलिए इल्ली को आप देखोगे तो वो पीले पत्ते पे बहुत ज्यादा दिखेगी, ग्रीन डार्क पे नहीं दिखती है। देखा है किसी ने? ऑब्जर्वेशन जिसने किया है वो मुझे थोड़ा सा रिप्लाई दो तो मुझे समझ में आए कि आप लोग मुझे सुन रहे हो। किया है? हाँ या नहीं? देखा है किसी ने? तो ये चीजें छोटी छोटी है, हमें इसको देखना पड़ेगा। वाटर लॉगिंग की समस्या का मैंने आपको एक समाधान बताया कि बारिश कब आ रही है। जैसे सितंबर में अपनी तरफ अगर बारिश भर रही है तो सितंबर के 1 महीना पहले 30 से 35 दिन पहले केले की फसल हमारे खेत में लग जानी चाहिए। वो मौसम वातावरण क्या है मुझे नहीं पता, उसका क्लाइमेट कंट्रोल लगाने की विधि हम लोग बताते हैं। इसीलिए मैं जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको बोलता हूँ कि आपके खेत में जुलाई के फर्स्ट वीक में पौधा लग जाना चाहिए और पौधा पाली में लगना चाहिए, मेड़ पे लग जाना चाहिए, ताकि थोड़ी सी भी बारिश हो तो पहले हम लोग फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं तो बारिश हो जाए तो और 3 दिन पानी रुका रहता है, तो पानी में पौधा लगेगा तो वो ऊपर रहेगा, तो उस पौधे के राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर देने में
इसमें हवा लगेगी। जैसे ऐसा ये पेड़ अपन ये बनाते हैं ना, तो यहाँ पे अगर ये पौधा लगा है तो यहाँ पे रूट स्ट्रक्चर और यहाँ तक अगर पानी भरा रहा तो फिर दिक्कत नहीं रही, यहाँ से वापसा कंडीशन इसको मिलती रहेगी, बराबर। इधर से ये पौधा यहाँ पे रहेगा, जैसे नाली पाली पे अपन पौधा लगाएंगे नहीं, कुछ दिनों के बाद अगर लगा आपको तो ये बीच के 1 से 1.5 फीट में आपका अगर ज़्यादा ये हो रहा है तो आप वो घास वगैरह निकाल सकते हैं। तो पानी के ऊपर आपको पौधा लगाना पड़ेगा। कचरा है तो कचरा मल्चिंग किया तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपने आपके खेतों में मैंने देख लिया कि कचरा जहाँ पे वहाँ पे खरपतवार नहीं हुई। ये समझ में आया आपको पानी का रिसाव कैसे करें हमारे खेत में? ये आपका लाइव प्रैक्टिकल है। हर किसी के किसान के खेत में आपने पिछले साल का अनुभव है आपके साथ, जिसका पौधा जून के या जुलाई के फर्स्ट वीक में लग गया होगा और बाढ़ अगर आपके पास अगस्त 15 के बाद में आ गई है तो पौधा सशक्त है। अगर वही पौधा 28 जुलाई में लगा है या 1 अगस्त को लगा है या अगस्त के फर्स्ट वीक में लगा है और आपके पास 15 अगस्त में बारिश आके पानी रुक गया है तो वो पौधा अशक्त है। ये है सिचुएशन है आपके आंखों के सामने अभी है, रियल कंडीशन है, इसको कोई झुला नहीं सकता है। इसके लिए हमें हमारे खेत में जब पानी भरेगा, हमें पता है कि हमारे खेत की ढलान ऐसी है, यहाँ गड्ढा करके रखेंगे तो यहाँ से पानी हम पट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये चीजें करके रखनी पड़ेगी और गड्ढा भी इतना नहीं कि उसमें कोई गिर जाए तो मर जाए। नहीं, मैंने देखा है इनके खेत में, आपके यहाँ पे तो बहुत बड़ा है, उसमें तो कोई जानवर भी गिर जाए तो उसको निकालने के लिए बहुत दिक्कत पड़ेगी। गड्ढा कितना, हम लोग 5 बाय 5 का गड्ढा करें, उसमें छोटी टिल्लू मोटर डाल के हम लोग पानी का रिजर्व करें। टिल्लू डालो या बड़ी डालो, आपके कुल मिला के हमारे खेत का पानी पट से कैसे हम लोग बाहर निकाल के फेंकते। तो ये हर किसान को करना पड़ेगा। पता चला कि अपने ऊपर वाले का खेत का पानी उसमें आ रहा है, उसको भी बोल के रखिए कि हमसे उसकी सीधी नाली निकाल के कहीं न कहीं रिसाव करना पड़ेगा, क्योंकि आपके खेत है ऐसे, हर रास्ता खेत के ऊपर से जा रहा है और पानी जाने के लिए जगह नहीं है। हमारे यहाँ पे खेत है ऐसे, रास्ते और खेत ऐसे है, हर सड़क के किनारे नालियां बना के रखी है, तो खेत के पानी वो नालियों में आते हैं और नालियों से फिर बड़े नाले में जाते हैं, तो पानी नहीं रुकता है। आपके यहाँ पे ऐसा नहीं है। पूरे क्षेत्र में मैं पूर्वी में जब घूम रहा हूँ तो सारी सड़कें खेत की इतनी ऊपर है, आप चाहकर भी वो सड़क के ऊपर नहीं डाल सकते। वो डैम की तरह काम कर रही है, पानी को और उसको पूरा एक जगह पे बना के रखा है। हमारे तरफ समतल में है और उसमें नालियां डाल दी है दोनों तरफ से, तो खेत का पानी वो नालियों में आता है, नालियों से बड़े नाले में निकल जाता है, इसलिए खेत में रिसाव जल्दी हो जाता है। और जहाँ डंपिंग है वहीं पे आपकी जैसी कंडीशन है, जहाँ से पानी नहीं निकलता। तो कुल मिला के हमें पानी का निवारण ये करना पड़ेगा। नितिन जी का दूसरा सवाल था कि क्या हम अपने टाइमिंग चेंज कर सकते हैं? टाइमिंग हमारी अभी जो ये समस्या आ रही है, तो हम लोग उत्पादन को आगे या पीछे कर सकते हैं। आप ये जो बताए कि जुलाई फर्स्ट वीक, तो जुलाई फर्स्ट वीक अगर हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो हमारे यहाँ लगभग विंटर सेशन जो है वो माना जाता है 1 महीने का, मान के चलिए 1 महीने डॉर्मेंसी रहती है हर हाल में। तो 1 महीने या 45 दिन इसको मान लीजिए और 45 दिन गर्मी वाला मान लीजिए, मैंने 3 महीने कम हो जाते हैं टोटल टाइम। नहीं, इसमें करना क्या पड़ेगा, हर किसान को मैंने तो समझा है कि महाराष्ट्र और यहाँ पे टोटली क्लाइमेट सेम ही है। आप 4-5 डिग्री पीछे हो गए, टेम्परेचर में तो सेम है मेरे हिसाब से, ऑल अबाउट सेम है, क्योंकि वहाँ पे भी नहीं, तो ठंडी में ही आप 4 से 5 कम हो, और ठंडी भी ऐसी नहीं कि 15 दिन ही कुल्फी बन के रही है, 4 दिन 7 दिन 11 दिन बस, उसके आगे नहीं जाती है, लहरें होती है। ऐसा नहीं कि कुल्फी बन गया। अभी आपके यहाँ से केला आ रहा है नहीं, लेकिन आपका जो टेम्परेचर तो 16 डिग्री है उससे नीचे 1 महीना रहता है लगभग। इस समय जो उसके ऊपर नहीं जाता है। जैसे अभी केला कटिंग के लिए आना चाहिए ऐसा, वो आपके तरफ आएगा नहीं। भैया जो बोल रहे हैं आपके तरफ की जो ठंडी होती है 1 महीने की, ये आपके 30 दिन की ठंडी आपको 60 दिन आगे निकल चली जाती है, तो आपका वो समय वो ड्यूरेशन आगे निकल जाता है। हमारी तरफ भी जहाँ जहाँ ठंडी ज़्यादा होती है, जैसे नासिक वाला क्षेत्र अगर होती है तो वहाँ पे केले की फसल 12 से 14 महीने में ही निकलती है। हम लोग क्या वही रियल ये रियल है, कोई भी निकला सकता है इसको, ना अगली ला सकते हैं। एक चीज़ ना और है, बदल उसका कोई विकल्प नहीं नहीं, है। विकल्प करोगे क्या उसका? देखो पौधे को जैसे रुका है ठंडी, केले का एक लॉजिकल समझ लो, केले को चाहिए 1632 से टेम्परेचर,
मेन टेम्परेचर इधर 16 और इधर 32, तो 16 तक भी वो काम नहीं करेगा। 28 से 32 डिग्री ये मेन टेम्परेचर है केले का, क्योंकि केला है सन लिविंग क्रॉप, वो सन के ऊपर चलता है। केले में कम से कम एक दिन में 6 से 7 घंटे की सनलाइट अगर उसको मिले तो वो अच्छे से अच्छा बढ़िया फल आपको देता है। अगर 28 से इधर 16 तक जाए तो ठीक है, अच्छे से चलता है। 16 से और पीछे चले गए तो डॉर्मेंसी में चला जाएगा, काम नहीं करेगा। इधर 32 से 40 तक ठीक ठाक काम करता है, उसको जो लग रहा है वो ले रहा है। लेकिन 40 से ऊपर और चली गई टेम्परेचर तो फिर वो रुकता है, डिसीज आते हैं। जैसे 40 के ऊपर अपने इधर अभी टेम्परेचर क्या है, वो आपके वो पोंगे जो निकल रहे हैं ना सेंटर वाले, वो आड़े पेड़े से निकल रहे हैं, उसमें काला आ रहा है आपके पास। अभी जो नया पोगा निकल रहा है सेंटर वाला, वो आड़ा टेढ़ा पूरा नहीं घूमना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के 15 दिन पहले आपके तरफ 44, 45 का टेम्परेचर था जब हम लोग मथुरा से चले थे। वो पत्ता उस समय उसके गर्भावस्था में था, जो आज आया है। आज आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये मेरे इसमें क्या हो रहा है। अरे ये तो 15 दिन पहले की रेसिपी है भाई, ये पिछले 15 दिन पहले वो पेट में था, तब आपको उसको कुछ देना था तो वो अच्छा निकलता। समझ में आ रहा है? हमें दिखने के बाद समझ में आता है कि मैं क्या काम करूं। इसलिए हम लोगों ने बीएफएस शेड्यूल बनाया, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर, जो केले के पौधे को जिस अवस्था में चाहिए उस अवस्था में हमने उसको दिया हुआ। तो हर किसी के पास तो आता ही मेरे हिसाब से, आप लोग अप्लाई नहीं करते होंगे शायद। और हर क्लाइमेट के हिसाब से हर 15 दिन में अगर आप वीडियो बनाकर भेजोगे आपके केले की फसल की, तो वो देखकर फिर हम आपके शंका का निराकरण करते हैं। क्योंकि वातावरण हर समय एक जैसा नहीं है। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जाओ तो वहाँ का वातावरण अलग है, यहाँ का वातावरण अलग है। कई बार ऐसा होता है कि आपके गांव में बारिश गिर गई, यहाँ से 20 किलोमीटर पे 5-5 दिन तक नहीं बारिश गिरी। आपके फसल में आप जैसे बोल रहे हो, अभी देखो किसके खेत में 10 अप्रैल या अप्रैल में फ्लावरिंग हुई है, लेकिन सेकंड का उसका फल कैसा आया? फल सुपर है सर। पहले जो उसमें आया था सर 6 से 7 घर तक आया था, इस समय 13 से 14 तक ही आ रहा है। हाँ, पहले जो आया मार्च में वो घास छोटा आया। कई जगह पे ऐसा हुआ है कि डंडा फुल नीचे तक आया, ऊपर के 3 बंच अच्छे हैं, नीचे में छोटे छोटे केले आए हैं, या फिर चौथे बंचे से छोटे छोटे केले हो गए। ये क्यों हुआ? ये गर्म हवा अचानक से बहने लग गई। ठंडी 10 फरवरी तक अच्छी ठंडी थी, 10 फरवरी और 10 मार्च में ऐसा अंतर हुआ कि सीधे हम लोग 18 से 20 के टेम्परेचर से सीधे 35 से 38 तक चले गए, शायद 40 के आगे। तो वो गर्म लू ने उस पौधे को अचानक से एनर्जेटिक चैलेंज दे दिया, मतलब क्या, चार्ज कर दिया। तो उसने जो पेट में अपने पेट में बनाया हुआ था उसकी लाइफ साइकिल को पट से बाहर निकाल दिया, उसका समय खत्म हो गया, उसने समय को खत्म कर दिया। मतलब प्री मैच्योर डिलीवरी, प्री मैच्योर बेबी कैसा होता है, कमजोर होता है, उस हिसाब से वो केले आए। अभी जो फ्लावरिंग आ रही है, अभी उस केले के पौधे ने उसको जी लिया, पी लिया, और 40 के टेम्परेचर को 45 को भी पी लिया। उसके बाद में वो रुक गया, ठीक है मुझे अभी इस वातावरण में ही रहना है। अगर उसके बाद में और 15 दिन की ठंडी आती तो शायद उसके बाद में जो केले आते थे वो एड़े मेड़े टेढ़े आते थे, और क्योंकि उसका वातावरण और चेंज हो गया। लेकिन वो कंटिन्यूस रहा आपका टेम्परेचर 40-45। तो अभी आने वाली घास एकदम प्रीमियम आ रही है, गैप भी दे रही है, फली भी अच्छी है, बड़े बड़े बंच है। तो उसको पूरा एटमॉस्फेयर चाहिए। जैसे मैं अभी महाराष्ट्र से आया हूँ, मुझे सरसों का तेल खाना नहीं जम रहा है, पेट में गड़बड़ियाँ हो रही है, तो मुझे इस आपके वातावरण में कम से कम 1 से 1.5 महीना ढलना पड़ेगा, तब जाके मेरा सिस्टम बनेगा। सिस्टम बनेगा तो मेरा सिस्टम में आप जो भी दोगे मैं अप्लाई करूँगा और मुझे कुछ दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी हर किसी पौधे का है, जैसे ठंडी से गर्मी में अगर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम चेंज करेगा, तो उतने समय तक उसको अगर कुछ डिसीज आते हैं तो वो बाहर डाल देगा, आपको बता देगा कि ये चीज़ें हो गई है मेरे साथ, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकता है और आप सुन नहीं सकते। एक चीज़ और पॉइंट कि जैसे काफ़ी हमारे गांव के प्लाट से आए जो अभी आप विजिट करके आए हैं, अनइवन का मतलब काफ़ी असमान है। कुछ पौधे काफ़ी ठीक ढंग से अपना ग्रोथ कर रहे हैं, जो ऊंचाई पे थे जिनका बक्सा पहले बन गया, या जो पानी लग गया लो लैंड में है तो उनका थोड़ा कमजोर हुआ है।
तो ऐसे पौधे जिनके पत्तों को, जिनको हम गिन रहे थे, वैसे अगर 15 पत्ते हों, 16 पत्ते हों, 17 पत्ते हों, उस कंडीशन में उनके फर्टिलाइजेशन को हम क्या रखेंगे, अभी क्या रखेंगे, और उनकी फ्लावरिंग कब तक आएगी। इसकी फ्लावरिंग को अगर देखें, जैसे आप ये मान के चलिए ट्रांसप्लांटिंग डेट आपको चाहिए तो वो अगस्त ही मान के चलिए सबका, क्योंकि लगभग सब किसी को यूज में है, किसी को ना है। आप अभी बता रहे थे प्लांटेशन का, अगर जो है कोई व्यक्ति, कोई किसान जो है फंसा है 19 के लगल बा, तो उसका जो है निराकरण क्या है, क्या करना चाहिए किसान को। मतलब फंसा है, मतलब ये जैसे प्लांटेशन कर दिए, हाँ, और प्लांट जो है छोटा रह गया, पानी में डूब गया, उसके बाद जो समस्या हाँ, होगी, जो निकालने के बाद पानी के निकलने के बाद क्या करें। इस टेम्परेचर में ऐड हाँ, करें देखिए तो ये बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने किया हुआ है। जैसे देखो, पानी से तो पौधे को निकाल दिया, पौधा मेरा इतना हो गया है, 5 पत्ते उसने दे दिए, पानी मैंने निकाल लिया, वो 15 दिन की रेसिपी खत्म हो गई, अभी मेरे पौधे को मुझे चलाना है। तो उसमें सबसे पहले होता क्या है, जब बारिश आती है, पानी रुकता है, तो बैक्टीरियल डिसीज बढ़ते हैं। पानी और मट्टी के साथ में जब मिलान होता है ऊपर के पानी का, तो बैक्टीरियल डिसीज बढ़ती है। तो जब बैक्टीरियल डिसीज बढ़ेगी, तब अपने को उस बैक्टीरियल को किल करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए शायद आप लोगों ने ग्राम पंचायत में देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी टंकियाँ होती है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं नया पानी आने के बाद में। वो क्यों डाला जाता है पता है? उसके रीज़न है, हम नया पानी जब पीते हैं तो हमें कॉलरा, डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें होती है जब हमारे पेट में वो पानी जाता है। उसी तरह से केले के पास अगर नया पानी आएगा तो उसको भी डिहाइड्रेशन जैसी चीज़ें होती है। तो 1000 पौधों के लिए 200 लीटर पानी में 2 kg अगर ब्लीचिंग पाउडर लेकर प्रति पौधे के तने के पास 200 ml अगर ड्रिंचिंग आपने कर दी, तो वहाँ पे बैक्टीरियल डिसीज की ग्रोथ को हम लोग किल कर सकते हैं, मतलब मार सकते हैं। ये हर वक्त करना है, बारिश का पानी रुके या ना रुके, ये कब कब करना चाहिए। जो भी केला किसान मुझे सुन रहे हैं, वो कहीं पे भी हो पूरे भारत में, वो अपने केले के खेत में ये अप्लाई कब कर सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन। प्लांटेशन जिस दिन होगी उसके 27वें दिन, कब करना है, 27वें दिन। उसके बाद में 27 दिन के बाद में और 45 दिन बाद, मतलब 27-30 दिन के बाद 45 दिन बाद जब आएगा तो आपका वो आएगा 70वां दिन। उसके बाद में 110वां दिन, उसके बाद में आएगा 180वां दिन। बस काम खत्म। इतने समय हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर ब्लीचिंग पाउडर अभी पौधे की अवस्था के अनुसार उसको बढ़ाना पड़ेगा। पहले मैंने 2 किलो बोला, 3 किलो, 4 किलो, बस 4 के आगे नहीं जाना। उसके साथ साथ अगर हमें फंगस और बैक्टीरियल बहुत ज़्यादा तादाद पे दिख रहे हैं तो ऊपर से वीएम स्प्रे हमें लेना पड़ेगा। मट्टी और वाइसोना बेटा का पत्तों के ऊपर हमें स्प्रे लेना पड़ेगा। ये क्यों लेना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। जब एक्टिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो उस समय थ्रिप्स और माइट्स ये बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं। जो नए पत्ते आते हैं उसका सेंस लेकर, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ताज़ा होता है, तो उसको चूसने के लिए वो आते हैं सवेरे सवेरे। इसलिए वीएम स्प्रे आपको सवेरे सवेरे इसके ऊपर स्प्रे करना है। समझ में आ रहा है? और नीचे अगर और बैक्टीरियल डिसीज आपको समझ में आ रहा है कि मेरा पत्ता, आपको केले का पौधा अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, इसका अगर आपको सिम्टम देखना है तो 5 से 7 दिन में अपना पत्ता अगर नया ऊपर नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि हमारा पौधा नहीं चल रहा है। क्या 5 से 7 दिन में हमारा पत्ता ऊपर आ जाना चाहिए। बारिश के मौसम में ऊपर से क्लाइमेट क्लाउडी रहेगा तो हो सकता है कि 7 दिन की जगह पे वो 8वां दिन भी या 9वां दिन भी ले सके, लेकिन कितना 5 से 7 से 8 दिन में एक पत्ता ऊपर आ जाना चाहिए, जो खिल जाना चाहिए। ये अच्छे पौधे की चाल का सिम्टम है। न्यूट्रिशन तो आपको पता है, शुरुआत में क्या क्या देना है, एनपीके वगैरह, वो सारा न्यूट्रिशन चार्ट आपके पास आ जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर वाला फर्स्ट सेशन अगर आपने कर लिया 27वें दिन, तो वो सबसे कारगर रहेगा आपके लिए। अगर उससे भी नहीं जा रहा, उससे नहीं गया तो आपको ब्लू कॉपर और ट्रेप्टोसाइक्लिन लेना पड़ेगा 200 लीटर पानी में। वो फंगीसाइड का काम करेगा। 200 लीटर पानी में 200 ग्राम ब्लू कॉपर और 3 से 4 ट्रेप्टोसाइक्लिन की पूरी, वो 1 लीटर गर्म गुनगुने पानी में डालनी है, उसको भूननी है और पौधे के बाद डाल देना है।
शायद एक टीकाकरण रहेगा 27वें दिन, पहले दिन ब्लीचिंग पाउडर करो, एक दिन छोड़ के फुलकापर रेस्टोरेंट करो, और ऊपर से रियल स्प्रे की रेसिपी हर 15-15 दिन में चलानी है। अमावस्या और पूर्णिमा में ये कर देते। इससे पहले पौधा लगाते समय अगर हमने प्रिकॉशन कर लिया, जैसे फ्यूजेरियम बेल्ट काफी हेवी फैल रहा है अपने तरफ, तो पौधा लगाते समय हमने अगर ट्राइकोडर्मा को ट्रीट करके अगर हमारे खेत में डाल दिया तो काफी कारागिर रहेगी। तो 200 लीटर पानी में ट्राइकोडर्मा को एक्टिव करने का मैं फंडामेंटल कुछ बता रहा हूँ। 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए मैं बता रहा हूँ 4 kg ट्राइकोडर्मा लेना है 200 लीटर पानी में। उसमें 1 से 2 किलो मक्का लेना है, क्या बोलते हैं आपकी तरफ? मक्का। और उसमें 200 ग्राम सोयाबीन लेना है, ये दानेदार लेना है। इसको चक्की में पीसना है। चक्की में पीसना है मीन्स क्या कि भरडा करना है उसका, खाली ऐसा बैल वगैरह को हम लोग खिलाते हैं गाय को वैसा, हाँ हाँ, उसको उसमें मिला के 20 से 25 मिनट हिला देना है और इसको कपड़े से बांधकर 3 से 4 दिन रख देना है। ये पूरा फर्मेंटेड हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा कई सारी फंगस को किल करने का काम करता है। कई सारे शास्त्रज्ञों ने इसमें से अलग अलग कंटेंट निकाल के फ्यूजेरियम बेल्ट जो बना हुआ है उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये देखा है आपने डिकम्पोजर, वो जीवामृत में से 3 कंटेंट को बाहर निकाल के बनाया गया है। तो जीवामृत में 100% वो चीजें है जो पूरी बायोइकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए लगती है, लेकिन कचरे को बायो कंपोस्ट करने के लिए आपको वो कंपोस्ट वाली डिब्बी दी जाती है। वैसे ही ट्राइकोडर्मा को एक्टिवेशन फॉर्म करने के बाद में कुछ उसमें से कंटामिनेटेड निकाल के फ्यूजेरियम बेल्ट के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। हम लोग उस व्यक्ति से मिल के आ गए, उन्होंने उनके प्रायोगिक स्तर पर अच्छे साइंटिस्ट है आपके लखनऊ के, उनको मैं मिल के आ गया हूँ। इस सेशन में मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छा काम है उनका। तो हम लोग आने से पहले ही हमारे पास नहीं आया है, तो ट्राइकोडर्मा को ट्रीट करके हम लोग हमारे केले की फसल को लगा सकते हैं। जहाँ पे केला लगाना है वहाँ पे 200 ml डाल देना है ताकि वहाँ पे वो फंगस को किल कर लें, क्योंकि अपनी अच्छी वाली फंगस को हमें वहाँ पे क्रिएट कर लेना है। पौधा लगाते समय तो हम लोग आपको रेसिपी बताते हैं, ठीक। तो फ्यूजेरियम ये इन चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। आपका दूसरा और मेन क्वेश्चन है बंच केयर कैसे करें, बारिश में आपको वो फिटिंग वाली समस्या से कैसे बचे। पिछले साल कई सारे आपके वार्तालाप में इतने हमारे किसान हैं, सब लोग उस समस्या से ग्रसित रहे हैं। जो केले पे काला धब्बा जो आ गया था और खरीदार जो है हम लोग केले को रिजेक्ट कर रहे थे, उस समस्या को हम लोग कैसे अपने रिजॉल्व करें, वो एक बड़ी समस्या है। इसके लिए करना क्या है, जैसे बारिश शुरू होती है, मैंने कई सारे किसानों के खेत में भी देखा, वो काका ही है उनके खेत के, हाँ नहीं इनके यहाँ के दूसरे के यहाँ गया था, आपके यहाँ पे वो लाल लाल छोटे छोटे कीड़े जो केले के पास ही आपको दिखेंगे। शायद वो केले के पास जाकर उसको लेना वो काम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने नया ही वो देखा है इस क्षेत्र में। तो नीम ऑयल जैसे और नीम तेल जैसी जो चीज़ें होती है, ये चीज़ों को अगर आप डालोगे तो ये खाद के स्वरूप में भी काम करती है और वहाँ पे उस कीड़ों को भगाने के लिए भी काम करती है। जैसे 1000 पौधों को हम लोग 100 किलो नीम तेल अगर लाकर उसमें 300 से 400 ml नीम ऑयल अगर मिला लें तो उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी। और उस नीम तेल को अगर केले के पौधे के पास डालें तो बंच निकलते समय उसकी नीचे ही प्रोडक्शन हो जाएगी। और नीम ऑयल का स्मेल बहुत ही, नीम ऑयल तो मिल जाता है, तो नीम खली भी मिल जाएगी, नीम कई खली भी मुश्किल होती है। यहाँ नीम देख रहे हैं पौधे बहुत कम है। नहीं, वो मार्केट में मिलता है ना, आपने को नहीं बनाना है, वो तो कंपनियां बना रही है। आप मार्केट में अगर ऑर्डर 2500 रुपये क्विंटल आता है नीम के पाउडर फॉर्म में आता है। हाँ, नीम केक मिलता है मार्केट में, वो आता है। वो अगर आप बुलाओगे तो यहाँ पे आ आ जाएगा। जाता है। वो नीम केक और नीम ऑयल को मिला के आप पौधे के पास में अगर ओले में डालोगे तो नीचे से जो आपके बीटर या छोटे छोटे जो ट्रीटमेंट होते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। दूसरी बात, मच्छर आए उसके लिए पहले आपको उसमें प्रोटेक्शन कर लेना है। जो कचरा वगैरह है, पहली बारिश होते से आपके खेत में अंदर बंच आ गया है तो शुरुआत से आपको बंच प्रिपरेशन करना है। जैसे बंच ऊपर आया है तो इस बंच को नियम स्प्रे से नहला लेना है। ये ऐसा टर्न होगा उस समय भी इसको पूरा नहला लेना है। तो नहलाने समय उसकी नेक तक आपको नहलाना है, क्योंकि मैंने आपके नेक तक का रेड रस्ट जो होता है वो मैंने आज देख लिया है।
और शायद ज़्यादा बारिश की वजह से टिका हुआ है। जब उसको एक्टिव ह्यूमिडिटी आपको जून जुलाई में मिलेगी, फिर से स्पोरल हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, तो और आपके केले के ऊपर वो आ जाएगा। पिछले साल आपका जो समस्या था वो पूरा रेड रस्टिंग वाला था, केले के ऊपर फीडिंग तो था ही, लेकिन पूरा रेड रस्ट से जकड़ा हुआ था, बराबर। रेड रस्ट को आप वीएम स्प्रे से ही किल कर सकते हो अच्छी तरह से, अगर शुरुआत से कर रहे हो। जैसे आपने को पता चला, जैसे हर किसान के खेत में मैंने देखा है कि कम से कम फ्लावरिंग अभी 1 से 1.5 महीने में आपके पास फ्लावरिंग आने वाली है। 1.5 महीने का समय हर किसान के खेत में लगेगा, जो टाइम ड्यूरेशन है उसका। शायद किसी का 2 महीने बाद आए, इतना ही समय रहेगा, 15 से 20 दिन का आगे जाएगा, इसके आगे लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि पौधे सशक्त हैं, नीचे में स्टोरेज बना के रखा है। खाली ऊपर में जो पत्ते अभी हवा से फट रहे हैं तो वो रिपेयर करने की आवश्यकता है। इसलिए ही हम लोग बोलते हैं कि खेत के चारों तरफ गन्ना घास लगाना अत्यावश्यक हमें है। तो बंच जब गन्ना घास मिलती का चलिए मिल जाएगा, आपके यहाँ पे लगा हुआ है, कई सारे लोगों को नेपियर ग्रास बोलते वही है ना? नेपियर घास, उसके तो बीज मिल रहे हैं। ऑनलाइन भी तो यहाँ बैठा बोल तो उसके तो बीज मिल रहे हैं सर ऑनलाइन। नहीं बीज नहीं मिलता है इसकी, तो आपने देखा होगा नेपियर घास नहीं लगी नेपियर का बीज मिलता है, नेपियर का बीज मिलता है। अपन अपने पॉइंट पे आते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ अपने पॉइंट पे आते हैं हम लोग। मेन अपनी समस्या जो है वो बंच की है। जैसे बंच बाहर लटकेगा ऐसा, तो पत्ता खोलते खोलने की कगार है उसकी, उस समय उसके ऊपर फ्रॉगिंग कर लेना है अपने वीएम स्प्रे का। बंच नीचे निकल कर आएगा, जब हम लोग उसकी फलियाँ मतलब बंच मैनेजमेंट करेंगे, उस समय फिर से उसके ऊपर एक बंच स्प्रे कर देना है। तब ये खाल के ऊपर स्प्रे करते समय पूरे थर्ड के ऊपर भी वीएम स्प्रे कर देना है। एक चीज इस पर करा जाए, वीएम स्प्रे तो ठीक है कि वो अच्छा है, लेकिन अगर जो वीएम स्प्रे नहीं कर रहा है या उसको अवेलेबल नहीं है, तो वो किन रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल करें? इसमें शुरुआत में अगर वीएम स्प्रे नहीं यूज कर रहे हैं, तो शुरुआत में जैसे ही फल ऊपर ढका हुआ है, उस समय आपको 15 लीटर पानी में 7 ml नीम ऑयल लेना है और 20 ग्राम सुक्रोज उसके साथ, उसका स्प्रे कर देना है उसके ऊपर, ये फल के ऊपर। 10,000 ppm वाला नीम ऑयल आपको मिले तो वो 7 ml 5 ml लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। जब फल नीचे अवस्था में आएगा, ये कंडीशन में आएगा, उस समय आपको इमिडाक्लोपिड लेना है। वो 15 लीटर पानी में 7 ml और उसके साथ 15 से 20 ग्राम सुक्रोज। और उस समय अगर बारिश आ रही है तो स्टिकर आपको लेना पड़ेगा, ताकि बारिश से वो धुले ना। तो स्टिकर 5 से 10 सुक्रोज अगर हम डालेंगे तो और जो है इंसेक्ट्स वो इंटरेक्ट होंगे? नहीं, तो इंसेक्ट अगर इंटरेक्ट होंगे तो सुक्रोज खाने वो आएगा तो इमिडाक्लोपिड साथ लेकर जाएगा। समझ में आ रहा है? वो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे किसी पार्ट में नहीं है या कम है वो, तो वो सारा स्प्रेड हो जाएगा हमारे खेत में। मतलब माने अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हमारे वो इंसेक्ट्स हैं और हम सुक्रोज का स्प्रे कर दिए, तो अगर दूसरे जगह पे जहाँ वो नहीं पहुँच रहे हैं वहाँ भी पहुँचने लगेंगे उसको खाने के लिए। ऐसा थोड़ा ही है। इसमें होता क्या, मैं बता रहा हूँ आपको। एक बार अगर अपने स्प्रे आते कितने बंच अपने पास 150-150 आते हैं शुरुआत में, जिस समय हम लोग स्प्रे कर रहे थे, और आपने इमिडाक्लोपिड खाली आज मार दिया, तो वो रहेगा कितने दिन? 15 नहीं, वो तो कंपनी का क्लेम है। 5 से 7 दिन तक रहता है, हाँ, उसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वो कोमल अवस्था में सारे लीचिंग देता है केला, तो वो तुरंत उसको भगा देते हैं। इसलिए हम कई सारे अपने बहादुर है जो 20-20, 25-25 ml में डालते हैं, लेकिन वो मेन रेसिपी नहीं। हमें इंसेक्ट को एक्ट्रैक्ट करना है वहां पे, और अट्रैक्ट करके अगर वो थ्रिप्स वही में, थ्रिप्स कभी देखा है आपने? आंखों से भी नहीं दिखता है, इतना बारीक होता है। वो अगर वही खा के चिपक के मर गया है, आपको पता है उसकी बदबू से ही वो नहीं आते। उसकी बदबू जब वो सूंघेंगे, वो हमें भी नहीं पता स्मेल क्या है। वो बदबू जब जैसे यहाँ पे केले के ऊपर हमने वो करके रखा है, यहाँ थ्रिप्स आए और मर गए, यहीं पे मरे हुए हैं, वो दिखेंगे नहीं, दूसरे थ्रिप्स माइट्स आके ही वहां से भाग जाते हैं। ये रेसिपी है उसकी। कई बार देख लेना, विदाउट सुक्रोज वाला भी मार लेना और सुक्रोज वाला मार लेना।
और सुक्रोज करता क्या है पता है आपको? सुक्रोज खाली उनको फुलाने का नहीं काम करता है। हमारे केले के ऊपर जो पनंद्रिय होते हैं, केले के ऊपर भी सेल्स होती है, उसको जब वो सेल्स खोलता है तो उसके अंदर सुक्रोज ही जाता है। सुक्रोज जब जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाता है, तो वो फल की कृति भी आपकी चेंज हो जाती है, उसकी लंबाई, उसका वाधा, वो सारी चीजें आ जाती है उसमें। ये उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यही कारण है कि जब सुक्रोज का स्प्रे करते हैं, हम तो ट्राई किए हैं कई बार करके, तो जब वेजिटेटिव ग्रोथ के स्टेज में अगर हम करते हैं तो पौधा तेजी से खाना बनाता है। कारण क्या है कि ये जब भी सुक्रोज हम वायुमंडल में डालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है, और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए, उसका मेन कंटेंट, मेन भोजन वही है, तो वो तेजी से ग्रो करता है। लेकिन हम ये कह रहे थे कि अगर वो अट्रैक्ट भी करता है तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सुक्रोज डाल के नहीं करते, वो नहीं, पता चले कि पूरे खेत में हमारे ट्रीटमेंट्स आ गए, वैसा नहीं होगा। इसके लिए करना क्या है, जैसे आपके तरफ केले की फसलें तो शायद दूर दूर तक होती है, मतलब यहाँ एक क्लस्टर है, तो होना क्या है कि हमारे खेत की वॉल प्रोटेक्शन हमें खुद करनी पड़ेगी। मैं हर बार वही चीज पे ऊपर क्यों आ रहा हूँ कि बाजू वाले खेत ने क्या क्या डाला है और क्या है वो हमें लेना देना नहीं है। वो चारा मार डाल रहा है, वो उसके लिए वो ठीक है, लेकिन वो चारा मार हवा से बह के हमारे खेत में नहीं आए तो हमारे पत्तों का क्लोरोफिल नहीं वो खत्म करे। अगर हमारे खेत के मेड़ में हमने गन्ना घास अगर लगा के रखी है तो वो वॉल प्रोटेक्शन रहेगा। आपके खेत का जो स्मेल है, आपके खेत में जो आने वाले थ्रिप्स माइट्स है, जो हवा से बहकर आने वाले हैं, वो आपके खेत में हरी जो चारी रहेगी उसके ऊपर ही स्प्रेड रहेंगे। देखो उनको केला है, पपीता है, गन्ना है, उससे लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है नया आया हुआ पत्ता जिसमें क्लोरोफिल अभी बन रहा है। ये समझ लेना आप लोगों ने, जिसमें क्लोरोफिल अभी ताजा बन रहा है। केले के पत्तों के ऊपर क्यों नहीं थ्रिप्स आते हैं, जो बड़े बन जाते हैं, वो केले का बंच आने के बाद ही क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें अपने आप की एक स्मेल होती है। आपने देखा है कभी केले का लंगर निकलते समय उसके पास जाओ, इतनी बढ़िया सेंस आती है कि केला तोड़कर खाने का मन होता है, स्मेल आती है ना उसकी, तो उस स्मेल के कारण ही वो आते हैं। उसीलिए उस स्मेल को चेंज करने का काम हम लोग ये चीजों में डालकर करते हैं। ये मैं दूसरा प्रश्न है कि बंच केयर जब हम कर रहे हैं तो हम मान लीजिए कि दूसरे स्टेज में जब हमारा डाउनवर्ड हुआ, मतलब नीचे की तरफ टर्न हुआ फ्लावर, अभी खुला नहीं है, तो एक स्प्रे तो उस समय हम ले लेंगे 7 मिलीमीटर क्लोरोफिल डाल के, फिर अगला स्प्रे 5 दिन बाद 7वें दिन आएगा। 7वें दिन क्या करें? वही उसको उसी को रिपीट करें या चेंज करें? इसमें करना क्या है, जैसे आपको अगर लगे, जैसे इमिडाक्लोपिड, ये अपन ने उसको क्या किया, ये स्प्रे इसलिए है नीम ऑयल का और सुक्रोज का कि वहां पे उनको वो आने के बाद उनको प्रोटेक्शन रहेगा। अभी दूसरी बात होती है कि ये ऐसा रुकेगा, झुकेगा, ये ऐसा पत्ता फेंकेगा। अभी सुक्रोज का मेन काम क्या है, मैं बताऊं आपको, दूसरा वाला सुक्रोज कई तरह के काम आपको करता है। अभी आपको पता है कि केला जो भरण की प्रक्रिया जो होती है, क्या वो पौधा करता है? केला भरने की प्रक्रिया कौन करता है प्रकृति पर? या कोई भी फल में पल्प गुदा लाने की प्रक्रिया कौन करता है? आम, जाम, नींबू, चीकू, पेरू, कौन से भी फसल हो उसमें बीच में पल्पिंग लाने का काम कौन करता है? पौधा करता है कि कौन करता है? बताओ। लम्हों को तो जानकारी है कि पौधा ही करता है, जो उसका स्टेम है वही उसको कुछ पहुंचाता है। सुक्रोज ही करेगा, नहीं करेगा सुक्रोज भी, आप लोगों को पता ही नहीं है। एक सबसे बड़ा जीव है जो उसके काम में बहुत बड़ा काम कार्य करता है, शायद आप लोग भूल रहे हो उसको। किसको पता है कि फल भरने की प्रक्रिया कौन करता है? परागण करने वाली। हाँ, अगर आपके खेत में मधुमक्खी नहीं आएगी, जब तक वो अपना प्रोनाउंसिएशन नहीं करेगी, उस फूल के ऊपर बैठ के परागण नहीं करेगी, तब तक आपके फल में गुदा नहीं भरेगा, आपके केले में पल्प नहीं बनेगा। ये ध्यान में रखना आप लोगों ने। प्रकृति में ऐसा कोई फल नहीं बना है जिसके ऊपर मधुमक्खी ने डंक जब तक नहीं मारा है, उसका परागीकरण नहीं किया है, तब तक उसमें फल नहीं आएगा। इसलिए नए केले आते समय हमारे पास वहां पे मधुमक्खियां भटकती हुई दिखती है, उसके आजू बाजू में दिखता है, मेन काम उसका होता है। कई बार आपने देखा होगा कि 15 केले, उसमें एक केला सीधा है,
उसको तोड़ के देखोगे तो उसमें कुछ नहीं है, वो मॉलफॉर्म बोलते हैं, उसमें चॉकलेट कलर निकलता है। तो वो अचानक से अगर 20 केले आए हैं, हर केले के फूल में अगर उसने परागीकरण किया है और 1-2 केले का वो अगर रह गया तो वैसा का वैसा सीधा रह जाता है, मतलब छोटा रह जाता है, छोटा भी रह जाएगा, वो उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी। प्रकृति में आम, जाम, नींबू, सीताफल, कौन सा भी फल हो, उसके फूल का परागीकरण जब तक मधुमक्खी नहीं करेगी तब तक उसमें पल्प बनने की प्रक्रिया पेड़ भी नहीं कर सकता है। ये तो सिस्टम स्टार्ट होगा ना उससे, लेकिन मैंने उसका बड़ा होना या उस पल्प का मीठा होना या उस पल्प का ज्यादा होना, सुक्रोज का वो काम जड़ से होगा। वो तो हमारा न्यूट्रिशन जाता है। न्यूट्रिशन देखो, वो तो प्रकृति को अगर मधुमक्खी नहीं है तो फल भरण नहीं होगा, उसका परागीकरण नहीं होगा, परागण क्रॉस रेस्पिरेशन नहीं होगा। फल वो तो भर रहा है ना, लेकिन उसमें देखो केला है लेकिन उसमें गुदा ही नहीं बना है तो केला खाओगे क्या? फल है वो इतना ही बना है, उसमें गुदा ही नहीं बना है तो वो भर ही नहीं पाता है। उसकी क्रिया को आगे बढ़ाने की काम मधुमक्खी करती है, उससे फल ही नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं। तो उसको आमंत्रण देने का भी वो एक तरह से काम करता है सुक्रोज। जब उसके साथ स्प्रेड करेगा, उसके बीच में आप फोगिंग करोगे नीम ऑयल के साथ में, तो नीम ऑयल का तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है क्योंकि वो नीम के फूल के ऊपर भी जाती है। जब उसमें नींबोली बनती है, आपकी तरफ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बराबर। तो वो उस परागीकरण करने के लिए जाते हैं, उसके बाद में पूरा फ्लावरिंग आ जाएगा नीचे, उसके बाद में कट करते समय इमिडाक्लोपिड आप अगर डालो तो फिर काम खत्म हो जाता है। कितने दिन तक वो हमको वो अफेक्ट करेंगे वो पौधे, अरे वो कीड़े अभी इसमें होगा क्या, हर 7-7 दिन में रेसिपी कितने दिन तक? 1 महीने तक स्प्रे करना है, 4 बार स्प्रे करना 4 है। स्प्रे हमको लेना है। अभी फंगिसाइड डालना है। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। 7वें दिन हमने बंच मैनेजमेंट किया, उसको जो टैगिंग लगानी है टैगिंग लगानी है। कई सारे सूत्र अभी इस साल में बदराम भैया के आपने वीडियो देखे हैं कि नीचे गोबर की पोटली हम लोग रिवर्स न्यूट्रिशन के लिए लगाने का बोल रहे हैं। अच्छी बात है, रिसर्च वाली है, हंसने वाली बात नहीं है ना। कई जगह पे ट्रायल है, मेरा एक 10-15 दिन पहले का वीडियो है जो मैं नेपाल नगर में गया था, वहां का। बंच मैनेजमेंट करते समय अगर पौधे की तने की मोटाई 36 इंच की है और हमारे पास अगर 12 फलियां आई है तो आप कितने पंजे रखते हो? 9 पंजे। हाँ, तो उसके बाद में एक केला और नीचे से कम नीचे की फली जो रखी हुई है उसके 9 इंच नीचे से डंडे को कट करना है। जैसे ही इसको कट करोगे उसी समय उसमें वो पोटली लगा देना है। तो पोटली में लेना क्या है? 50 ग्राम गोबर, 1 चुटकी यूरिया, 1 चुटकी पोटास और थोड़ा सा दाना सुक्रोज। उसको पोटली में ताजे गोबर में डाल दो, मसल दो और उसको पट से उसमें लगा दो ताकि उसका जो रिवर्स पानी गिरता है टप 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 वो उस पोटली में आ जाए और उसको टैगिंग कर दो। तो ये रिवर्स में पट से न्यूट्रिशन खींच लेता है, तो नीचे तक के आपके केले की लेंथ प्रीमियम मिलती है। यूरिया पोटास कोई ना लेना चाहे तो वहाँ क्या यूरिया पोटास कोई ना अप्लाई करना चाहे तो उसका विकल्प दूसरा रिप्लेसमेंट क्या वो डालना पड़ेगा, उसका न्यूट्रिशन है एनपीके ही डालना पड़ेगा, उसका विकल्प नहीं है। ऑर्गेनिक वे में जा रहा है तो उस स्थिति में वो क्या मानेगा? ऑर्गेनिक में कैसे नहीं कर सकते आप? नहीं, ऑर्गेनिक स्थिति में अगर जाना है तो इसके लिए आपको करके रखना पड़ेगा क्या कि जैसे मेरे केले का फ्लावरिंग 15 तारीख को बंच मैनेजमेंट करना है तो उसके 10 दिन पहले रेसिड्यू फ्री वाला खाद आपको बनाकर रखना पड़ेगा। इसको यूरिया डीएपी, यूरिया और पोटास को एक 10 से 15 किलो गोबर खाद में डाल के रखना पड़ेगा और उसको डाइल्यूशन करके जिस दिन आपको उसमें डालना है उस समय पर उसमें डाल दो। तो वो गोबर में नहीं डालना पड़ेगा, सूखे गोबर में आपको डालना पड़ेगा। सही बात है। जैसे हमें 50 ग्राम यूरिया और 50 ग्राम अगर आपको मैंने बोला है पोटास, तो उसको 3 से 4 किलो गोबर ले लो जो सूखा हुआ है, उसमें मिक्स करो, थोड़ा सा सुक्रोज का पानी उसमें डाल दो, जो सुक्रोज रहेगा या पोटास को इसको ही पानी में घोल के उसमें डाल दो, तो वो मत लो उसमें और उसको एक पोटली में बांध दो। जिस दिन हमें अप्लाई करना है उस दिन वो 50 ग्राम की पोटली में एक चुटकी उसको डाल दो, तो उसके न्यूट्रिशन उसमें चले गए, उसको नीचे से बांध दो, तो वो ऑर्गेनिक पोटली आपके तैयार हो गई। आपको आंखों को भी नहीं लगेगा और आपके दिमाग में भी नहीं रहेगा कि मैंने यूरिया पोटास डाला, तो वो रेसिड्यू फ्री खाद वाले कंसेप्ट में चला जाएगा। कुल मिला के आप दोगे क्या, एन और की, पोटास और नाइट्रोजन दोगे, बराबर। ये ऑर्गेनिक वाला हो गया। तीसरी बात,
तीसरा स्प्रे, पहले 2 स्प्रे जो है वो बंच के प्रोटेक्शन के लिए है ताकि थ्रिप्स माइट्स नहीं आए। तीसरा जो स्प्रे मैंने बोला आपको थ्रिप्स माइट्स के लिए, जो रासायनिक के लिए आप बोल रहे हो, इमिडाक्लोपिड के बाद में आप फंगीसाइड वाला स्प्रे इसमें दे सकते हो। तीसरे के बाद हाँ, तो उसमें बारिश के समय रेडोमिल गोल्ड देते हैं, लिख लो 15 लीटर पानी में 30 ग्राम रेडोमिल गोल्ड और 1 टेट्रासाइक्लिन की पुड़ी, जो 3 ml आप इसमें 3 ग्राम इसमें डाल सकते हो और 15 ग्राम सुक्रोज, इन तीनों को कॉम्बिनेशन मिला के ये फंगीसाइड वाला स्प्रे आप उसके ऊपर पूरे बंच के ऊपर कर सकते हो ताकि वो रेड रश भी आपका फैले नहीं। अभी ये स्प्रे आएगा आपके टर्न होने की कगार पे, तब फिर आपको बीटल थ्रिप्स की समस्या समझ में आ जाएगी। और तीसरा स्प्रे आपका फिर से इमिडाक्लोपिड आ जाएगा, आपको किया तो फिर फंगीसाइड का आप कर सकते हो, फिर बाद में क्लोज। 1 महीने के बाद कोई 4 से 5 स्प्रे 1 महीने तक करो, उसके बाद में नहीं आएगा क्योंकि वो पहले शुरुआत में ही वो थ्रिप्स माइट्स अटैक करते हैं, उसके बाद उसी का रिजल्ट हमको 60 दिन बाद दिखता है। हाँ, एक समस्या और है, जैसे 95%